Hello students, how are you? I hope you all are healthy and fit. Yes students, आज हम आपकी बुक कृतिका का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेरे संग की औरतें, रिटन बाय मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो थी इसमें इस लेसन में उन्होंने अपने आसपास की औरतों के बारे में लिखा है। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है मेरे संग की औरतें मीन्स जो लेडीज़ जो औरतें उसके अंग संग थी, जो आसपास उसके लेडीज़ थी, उनके बारे में इसमें बताया है। जैसे उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी बहनें, उसकी परदादी, इन सब के बारे में उसने बताया है। तो लेसन के स्टार्ट में वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं। क्या कहती है मृदुला? मेरी एक नानी थी, जाहिर है। अब जाहिर है का मतलब कि जाहिर है कि सबकी नानी होती है, तो मेरी भी एक नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब वो कहती क्योंकि हमारी नानी नहीं थी तो हमने नानी की कहानियाँ भी नहीं सुनी, और इस कारण हम 3 बहनें खुद कहानियाँ सुनाने, यानी कि तीनों बहनें ये लेखिकाएं बन गई थी। नानी से कहानी भले ना सुनी और नानी की कहानी ज़रूर सुनी, और बाद में जाकर उसका असली मर्म भी समझ में आया। अब उन्होंने नानी के बारे में बहुत चीज़ें सुनी हैं। पहला इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशीं यानी पर्दा करने वाली, घूंघट ओढ़ने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। यानी वो तो एकदम अंग्रेज की तरह वापस आए थे जो उसके नाना जी थे, लेकिन नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। मीन्स वो अपनी पसंद नापसंद उस पर थोपती नहीं थी अपने पति पर, लेकिन वो खुद जैसी थी वैसी ही रहती थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोरों उठी। अब उसकी नानी ने अपने आपको मृत्यु के निकट पाया, यानी उसके लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसे लेखिका की माँ यानी कि अपनी बेटी की फिक्र होने लगी कि उसकी शादी हो जानी चाहिए। तो वो मुंह जोर उठी, यानी कि उसने पहली बार अपनी आवाज़ निकाली। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अब उसके नाना जी के मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलना चाहती थी। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल की बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती। अब सब इस बात से हैरान हो रहे थे, पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। अब उसके नाना को लेकिन पता चल गया था कि उसकी नानी की मृत्यु होने वाली है, तो उसने इस मौके की लाज रखी और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद किए बिना फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाई, यानी कि ले आए और बीवी के हुजूर में पेश किया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था, यानी उस पर और भी हैरानी हुई। क्या कहा उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, यानी उसके पति के मित्र। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से। फरमाबरदार यानी कि आज्ञाकारी, जो साहबों की आज्ञा को मानता हो। उसके पिता तो विलायती रंग ढंग वाले थे ना। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतना जुनून होगा। यानी जो खुद आज़ाद नहीं हो पाई, जो खुद अपनी एक तरह से कैद में ही रहती थी, उसके लिए देश की आज़ादी के लिए इतना अपनापन होगा, इतना जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वो निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जरूर जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, परंतु दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ और ही थी, ज़्यादा ही थी। यानी चाहे उन्होंने अपने पति को अपनी तरह से नहीं ढाला, लेकिन वो भी तो नहीं ढली ना अपने पति के हिसाब से, वो भी अपनी तरह से जीवन जीती रही। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तानी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों में चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हो गई।
हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती है। वो बड़ी नाजुक सी थी। जो लेखिका की माँ थी, यानी उसकी नानी की बेटी, जिसकी शादी वो आज़ादी के सिपाही से करवाना चाह रही थी, तो जो उनकी कमर थी वो चनका खा जाती थी, ऐसे वो साड़ी पहनती थी। रात भर जाग जाग के वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उन्हें साड़ी पहननी नहीं आती थी और रात को वो प्रैक्टिस करती थी ऐसा करने की। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी, मतलब कि शोकेस में रखने वाली है। यानी ऐसी गुड़िया सी लगती थी, पतली सी छोटी सी लगती थी उसकी माँ, कि बस उसको रख दो। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके से उतारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली ये कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उसके ससुराल वाले भी साहबों से खासी अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। अब लेखिका के जो नाना थे पक्के साहब थे, तो इस बात का दबदबा था लेखिका के घर में, और उसकी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था। बस जात से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर के रखवाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। यानी कहाँ तो वो साहब था और उसने फिर भी अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आज़ादी के सिपाही के साथ कर दी जिसकी जेब में कुछ नहीं था। दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वह परी जात से कुछ जादुई कम नहीं मालूम होती थी। अब ये उसकी माँ की विशेषताएं हैं, ध्यान से पढ़ना, कि वो एक परी की तरह मालूम होती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच ही नहीं सकता था। उनकी जो वो थी, चेहरा मोरा था, उनका जो फिजिक था, उसे देखकर कोई उन्हें हैवी काम कहता ही नहीं था। हाँ, हर ठोस काम और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती। उन्हें कोई काम नहीं कहता था, लेकिन उनसे राय जरूर मांगते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाते करते, हम पे बैल हैं। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यानी माँ उन पर ममता नहीं लुटाती थी, बाकी सभी प्राणी मुस्तैद यानी कि तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम ना करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वे भरपूर था और वो अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो उसकी माँ भी थी, बड़े आज़ादी के जुनून वाली थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ये भी उसकी एक विशेषता थी कि वो भारतीय माँ जैसी नहीं थी, यानी बच्चों के पीछे घूमती रहे या ज़्यादा लाड प्यार करे। ना उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी बहू पत्नी होने की सीख थी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और वो उन्हें लाड प्यार नहीं करती थी, ना ही घर बार संभालती थी। इसका कारण था कि वो बीमार भी रहती थी और उनको रुचि भी नहीं थी इस काम में। उनका ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में बीतता था। ये भी उसकी माँ की विशेषताएं हैं बेटा। बाकी वक्त जो था साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, वे सब ये बिस्तर पर लेटे लेटे करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उससे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उन सब में इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के अलावा किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं और ये कारण लेखिका की तरफ से हैं। क्या कहती थी वो? कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण भी सारे लोग उसकी इज्जत करते थे। दूसरी, वो एक की गोपनीय बात दूसरे को जाहिर नहीं होती थी, यानी कि जो बात किसी ने कह दी वो दूसरे पर नहीं बताती थी ये चीजें। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। तो इन दोनों कारणों के कारण घर और बाहर के लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम पर क्यों ना हो, और माँ यह जानने के लिए बेहाल हो कि बीमारी से वो उबरी है या नहीं।
छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति का अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इस निजत्व बनाए रखने का छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। निजत्व का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से कार्य करना। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी रही होती तो गरीमत थी, पर हमारी एक परदादी भी थी। अब परदादी के बारे में बताती है। अब तक माँ नानी के बारे में, माँ के बारे में बताया उसने, 2 औरतों के बारे में बता दिया। अब तीसरी औरत है परदादी, जिन्हें कतार के बाहर चलने का शौक था, यानी कि वो कुछ अलग ही करती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, यानी कि ईश्वर की अगर रहमत हुई तो उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाए तो तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी के बाहर की हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह होते त्याग देना, छोड़ देना। इसलिए वहां तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मन्नत क्या मांगी उन्होंने मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू यानी कि पोते की वाइफ। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर उन्हें चैन नहीं पड़ा। अब देखिए, उस समय लड़कों की मांग करते थे और उनकी परदादी ने क्या मांगा कि उनकी पतोहू को लड़की पैदा हो। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के लिए सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने सरेआम ये बात बता भी दी। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर का कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। समझ ही नहीं आया लोगों को क्या हो रहा है। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। अब ऐसा नहीं था कि उनके खानदान में लड़कियां नहीं थी, लड़कियां बहुत थी, क्योंकि पिताजी की नहीं दादाजी की भी बहनें थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी कि नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। उनकी परदादी के बारे में एक बात फेमस थी कि उनका तार भगवान से जुड़ा हुआ है, यानी वो जो बात कहती हैं वो भगवान सुन लेते हैं। बेतार का तार यानी ना दिखने वाला तार, इधर वो तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बच जाता। मेरी दादी जी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें गुमान भी ना रहा होगा। तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जो मन्नत थी वो पूरी भी हो जाएगी। तो बेटा, आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप इतना चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये समरी भी आप लर्न कर लेना जितनी मैंने पढ़ाई है बेटा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।